एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी का चैप्टर 5 गणित में मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। पिछले भी CDP में मैंने मूल्यांकन के बारे में पढ़ाया था और आज फिर गणित में आया है मूल्यांकन के बारे में। तो गणित में मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। तो गणितीय रूप से बच्चों में मूल्य का आंकलन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। मूल्य का आंकलन मतलब कि बच्चों का जो मूल्य है, बच्चों में जो गुण है, जो अवगुण है, उसका आकलन, बच्चों में जो कमियां हैं, जो योग्यता है, उसका आकलन, बच्चों में जो निर्योग्यता है, जो उपलब्धि है, उसका आकलन, और शिक्षण से जुड़े और शिक्षण के भाग से जुड़े जो भी विषय वस्तु है बच्चों से शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, उसका आकलन जो है सो मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन जो है आपको समय समय पर की जा सकती है और मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि आप एक शिक्षक के रूप में बच्चे को सीखने के लिए एक उद्देश्य देते हैं और वो बच्चा जो क्या करता है, उस उद्देश्य के प्राप्ति के बच्चे को कोई विषय वस्तु सीखने के लिए देते हैं आप, वो आपका एक उद्देश्य हुआ। और बच्चा क्या करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कदम उठाता है और उद्देश्य की प्राप्ति के फलस्वरूप वो उद्देश्य के किस स्तर तक पहुंचता है, किस सीमा तक पहुंचता है, या उद्देश्य को प्राप्त करता है तो कैसे प्राप्त करता है, इस सब की जांच करते हैं मूल्यांकन के द्वारा। बच्चों की उपलब्धि की जांच करते हैं मूल्यांकन के द्वारा। उसके बाद है उद्देश्य। गणितीय रूप से मूल्यांकन का जो उद्देश्य है उसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, पाठ्यक्रम में जो है सो संशोधन हो सकता है वहाँ का परिवेश, वातावरण, क्षेत्र, विषय वस्तु के आधार पर। उसके बाद आते हैं परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षा प्रणाली हमेशा जो है सो एक तरह से समय समय पर परीक्षा लेनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों का सही तरीके से मूल्यांकन हो सके नियमित रूप से। जैसे कि विद्यालय स्तर पर तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षाएं होती है। उसके बाद है निर्देशन व परामर्श हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना तथा अवसर देना। किसी भी विषय वस्तु में, चाहे वह शिक्षक को हो, चाहे वह बच्चे को हो, हर एक विषय वस्तु से संबंधित निर्देशन व परामर्श हेतु मार्गदर्शन देना और उसे हर एक विषय वस्तु में बढ़ चढ़ के अवसर प्रदान करना। उसके बाद है अध्यापकों तथा बच्चों की कार्यकुशलता का मापन। मूल्यांकन के दौरान शिक्षक और बच्चों का दोनों का हम कार्यकुशलता का, उनके उपलब्धि का मापन कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों की योग्यता तथा दुर्बलता की जानकारी देना। जैसे क्या बताया, बच्चों की योग्यता जैसे कि जो उपलब्धि है, जो उसके अंदर में जो गुण है उसका मापन करना, और दुर्बलता मतलब उसके में बच्चों में सीखने के प्रति जो है गणितीय रूप से जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो निर्योग्यता है, जो दुर्बलता है, उसकी जानकारी देना। वो कैसे होता है? मूल्यांकन के द्वारा। उसके बाद अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। अनुदेशन होता है, अनुदेशन मतलब एक तरह से किसी भी विषय वस्तु के प्रति हम बच्चे को दिशा प्रदान करते हैं और उसको एक तरह का जो है सो अनुदेश देते हैं, एक तरह का दिशा देते हैं। और उसमें हम देखते हैं जो बच्चों को हम दिशा प्रदान किए हैं वह दिशा बच्चों के लिए कितना प्रभावकारी है। सीखने के क्रम में जो दिशा हम उसको दिए, जो मार्गदर्शन दिए, जो परामर्श दिए हैं बच्चों को, वो कितना प्रभावकारी है सीखने के क्रम में, उसकी हम जांच कैसे करेंगे? वो करेंगे मूल्यांकन से। उसके बाद आते हैं आधारभूत मान्यताएं।
गणितीय रूप से मूल्यांकन की आधारभूत मान्यताएं क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। शैक्षिक उपलब्धि का अस्तित्व है, यह बहुविमीय है। शैक्षिक उपलब्धि, बच्चे जो शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं उसका एक अस्तित्व होता है, और यह कोई एक पक्ष में नहीं होता, यह बहुविमीय होता है, यह बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। कोई बच्चा, जैसे उदाहरण के तौर पर, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा करता है, उपलब्धि हासिल करता है, कोई खेलने में उपलब्धि हासिल करता है, कोई कला में हासिल करता है। तो विभिन्न प्रकार की उपलब्धि पाई जाती है, और एक ही प्रकार की उपलब्धि नहीं, इसका जो है रूप है वो बहुविमीय है, वह बहुत सारी प्रकार की उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि होती है। उसके बाद है शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि जो होती है वह अविरल होती है। शैक्षिक उपलब्धि अविरल होती है। इसे जरूरी नहीं है कोई विशेष व्यक्ति हासिल कर सकता है और सामान्य व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता है। यह जो है सो अविरल होती है। आपको कोई भी व्यक्ति इसे, उस उपलब्धि को अगर परिश्रम करे तो हासिल कर सकता है। आगे आते हैं गणितीय रूप से मूल्यांकन का सोपान। पहला सोपान है शिक्षण उद्देश्य का निर्माण और परिभाषीकरण। बच्चे को शिक्षण का उद्देश्य है उसका निर्माण करने से पहले बालक को चाहिए या बच्चे को चाहिए क्या कि सबसे पहले समाज, विषय वस्तु की प्रकृति और शैक्षिक स्तर की पहले जांच कर ले, समझ विकसित कर ले, और उसके बाद जिस उद्देश्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं, जिस उद्देश्य का निर्माण करने जा रहे हैं हम, उसका हम जांच कर लें। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तभी जाकर हमारा जो है सो शिक्षण उद्देश्य का निर्माण और परिभाषीकरण का अर्थ सही तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। उसके बाद आते हैं अधिगम अनुभव की योजना बनाना। अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने की अनुभव की योजना बनाना। जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो पहले उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हम एक सफल योजना बनाते हैं। और योजना तब सफल होती है जब हम उसमें उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं योजना बनाने से पहले हमें वैसा विषय वस्तु चाहिए, वैसी सामग्री चाहिए जो उस उद्देश्य में हमको सहायक हो, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। तो वैसा हमको क्या चाहिए, विषय वस्तु चाहिए, वैसा सामग्री चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए। कक्षा का वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार होना चाहिए, ताकि वो आपको एक उद्दीपक का कार्य करे। उद्दीपक का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, पहले भी सीडी पे मैंने बताया था। उद्दीपक वह विषय वस्तु है जो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, एक्साइटेड करती है। एक ऐसा विषय वस्तु जिसका जो कोई काम आप कर रहे हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसमें कोई ऐसा विषय वस्तु जो आपको एक्साइटेड करता है काम करने के लिए, वो कार्य करने के लिए आपको एक्साइटेड करता है, वो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आपको उत्साहित करता है, अभी प्रेरित करता है, वही आपका दीपक हो गया। आगे आते हैं व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। यह जो है मूल्यांकन का अंतिम पड़ाव है। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, यह जो होता है मूल्यांकन का अंतिम पड़ाव होता है। और यह आपको दो प्रकार से होता है, यह आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। व्यवहार में परिवर्तन बच्चों में मूल्यांकन में आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है।
तो आंतरिक और बाह्य जो होता है उसको समझिए। इसका 3 मुख्य अंग है। व्यवहार परिवर्तन का 3 मुख्य अंग है। पहला है ज्ञानात्मक, जो आप ज्ञान किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं उसके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद है भावात्मक, उसके बाद है क्रियात्मक। ये आपका ज्ञानात्मक और भावात्मक जो हो गया, या आपका जो क्या हुआ, एक आंतरिक परिवर्तन से बिलोंग्स करता है। और ये क्रियात्मक जो आप कोई कार्य जो है प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं किसी कार्य को करके, वो आपका हो गया बाहरी परिवर्तन। बाहरी परिवर्तन में आपका भावात्मक भी आता है। भावात्मक कैसे आता है, जो आप कोई कार्य करते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं, तो आप खुशी का इजहार करते हैं, आपके चेहरे पे एक खुशी की लहर होती है, खुशी का भाव होता है, वो भी आपका एक क्या हो गया, बाहरी मूल्यांकन हो गया एक तरह का। अगर आप उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो आप मायूस हो जाते हैं, आपका चेहरा मायूस हो जाता है, लटक जाता है आपका चेहरा, तो वो भी आपका एक तरह से बाहरी मूल्यांकन हो रहा है उस समय। और ज्ञानात्मक जो आप ज्ञान का अर्जन करते हैं वो आपका आंतरिक मूल्यांकन हो रहा है, जो आप अपने ज्ञान को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये जो है आपका 3 अंग है, व्यवहार का मुख्य 3 अंग, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ऐसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि व्यवहार परिवर्तन का जो है सो 2 पक्ष होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। और अब व्यवहार परिवर्तन का 3 मुख्य अंग होते हैं, इसके बारे में बता दिए हम। इस तरह से आज आपका मूल्यांकन, गणित में मूल्यांकन का जो है सो वीडियो समाप्त हुआ। और अगले वीडियो में फिर हम मूल्यांकन के बारे में जो कुछ बचा हुआ भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, एक भी पॉइंट अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो, एक भी शब्द आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो हम बनाएं आपको वो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।